अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट जुनैद अहमद। आज से लॉ एडमिशन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी के हवाले से हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको लेट के सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे। ना सिर्फ आपको लेट के सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके सभी के सभी लेक्चर्स ले लेते हैं, वहाँ से लेट टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो आप जो उनसे 85+ मार्क्स ईजिली लेट टेस्ट में ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो लेक्चर सीरीज के कंप्लीट लेक्चर्स लेने हैं। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का शिकवा होता है कि सर हमारा लेट टेस्ट पास नहीं हो रहा, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। वो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देखने के बाद अपना लेट टेस्ट फर्स्ट टाइम में पास कर पाएंगे। उसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर सीरीज का आपको ये फायदा होगा कि आपको लेट टेस्ट के हवाले से कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो हमें चीज़ें शेयर करनी है, जो लेक्चर्स देनी है, जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करने हैं, आपने उनको देखना है, याद करना है। इस तरह आप जो उनसे लेट टेस्ट में 80 बल्कि 90+ स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इस वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है, पार्ट 1 है। इस वीडियो सीरीज के बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। जितने भी लेक्चर्स होंगे वो कंप्लीट के कंप्लीट लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो जल्दी से आप जो उनसे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ या नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। क्योंकि आपने सभी लेक्चर्स लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी होगी। तो सभी लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो सीरीज का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 जो उनसे जनरल नॉलेज के हवाले से होगा, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट पे होगा। ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो इस वीडियो सीरीज का मैं जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ वो जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज के पोर्शन में पता नहीं होता कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इससे मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज का लेक्चर भी जनरल नॉलेज का फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। होंगे सभी सब्जेक्ट्स पे लेक्चर्स। देखिए, जब भी हम किसी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, अगर हमें उस टेस्ट का बेसिक पैटर्न नहीं पता, उस टेस्ट का हमें सिलेबस नहीं पता, पेपर पैटर्न नहीं पता, तो हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलती। हमें नहीं पता होता कि जो उनसे हमने क्या चीज़ तैयार करनी है और क्या चीज़ नहीं तैयार करनी। तो किसी भी टेस्ट की तैयारी करते वक्त सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपको उस टेस्ट का पेपर पैटर्न और सिलेबस पता होना ज़रूरी होता है। क्योंकि पेपर पैटर्न और सिलेबस ही आपको डायरेक्शन देता है कि आपने जो उनसे टेस्ट में ये चीज़ें तैयार करनी है और ये चीज़ें तैयार नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ लेट टेस्ट का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करूंगा ताकि एक प्रॉपर वे में आपको डायरेक्शन दूं कि लेट टेस्ट की तैयारी इस अंदाज में करनी है। ये सब्जेक्ट्स हैं लेट टेस्ट के, इस सब्जेक्ट्स में से इतने मार्क्स का पेपर आना है, तभी आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर पाएंगे। जब आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि इस सब्जेक्ट की इतनी वर्थ है, इस सब्जेक्ट में से क्या आएगा और लेट टेस्ट में आने क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, लेट टेस्ट का पेपर 2 पोर्शन पे डिवाइड होता है। इसमें 2 पोर्शन आते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो कि 75 मार्क्स का होता है, 75 एमसीक्यूज होते हैं। और एक होता है सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें 25 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो टोटल मिला के लेट टेस्ट जो उनसे ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है, जिसमें 75 एमसीक्यूज और 25 सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। 100 में से 50 मार्क्स वाला ही पास कंसीडर किया जाता है। अगर आपकी 50 में से 1 मार्क्स भी कम है तो आप पास कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? ये आते हैं। इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज आते हैं, जनरल नॉलेज में से 20 एमसीक्यूज आते हैं, इस्लामियात में से 10 एमसीक्यूज, पाक स्टडी में 10, उर्दू में 10 और मैथ में 5 एमसीक्यूज आते हैं। ये था जी ऑब्जेक्टिव पोर्शन। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में देखिए 25 मार्क्स का पोर्शन आता है। ऐसे जो सा होता है वो 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की आती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लेट टेस्ट का पेपर पैटर्न है। इसको माइंड में रखते हुए हमने तैयारी स्टार्ट करनी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यूनाइटेड नेशन को बनाने के हवाले से, सजेशन देने के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मुनक्किद होती है। ये अमेरिका में है, ठीक है। जहाँ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है जिसके अंदर 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और वो सजेशन देती हैं कि यूनाइटेड नेशन को होना चाहिए, बनना चाहिए। जब ये कॉन्फ्रेंस एंड हो जाती है उसके बाद यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर को 51 कंट्रीज साइन करती हैं। एमसीक्यूज आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर को कितनी कंट्रीज ने साइन किया? 51 कंट्रीज ने साइन किया। और यहाँ ये एमसीक्यूज आता है कि यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये होगा कि यूएन चार्टर को 51 कंट्रीज साइन करी लेकिन कॉन्फ्रेंस में 50 कंट्रीज थी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ये है कि 50 कंट्रीज नो डाउट कॉन्फ्रेंस में थी, एक कंट्री मिस थी। वो कंट्री बाद में आके यूएन चार्टर को साइन करती है। अब वो कंट्री जो मीटिंग में नहीं थी वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी कंट्री का नेम था।
उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो 51 कंट्रीज यूएन चार्टर को साइन करती हैं, ठीक है। अब यूएन चार्टर कब साइन होता है? वो 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यूएन चार्टर कब साइन हुआ? 26 जून 1945 को। कितनी कंट्रीज जोन से उसने साइन किया यूएन चार्टर? 51 कंट्रीज। यहाँ एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कितनी है यूनाइटेड नेशन की, यानी कि यूएन की फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो वो भी 51 कंट्रीज हैं। फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया। उसके साथ साथ ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज अगर पूछे तब भी 51 कंट्रीज है, और सिग्नेटरीज पूछे कि कितने कंट्रीज ने साइन किए थे, वो भी 51 कंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जोन से ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को बनता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आ रहा था कि यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को बना। और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर की तरह वो न्यूयॉर्क में है। अब यूनाइटेड नेशन को जो से यूएन भी बोला जाता है, यूएन इसकी एब्रिविएशन है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको अगेन बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की जो फाउंडिंग कंट्रीज है ना, जिन्हें हम ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज भी बोलते हैं, सिग्नेटरीज भी बोलते हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन साइन किया, वो 51 कंट्रीज है। ये अपने माइंड में बिठा लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं कि यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो वर्ल्ड वार 2 के ड्यूरेशन में आया था, इसकी जरूरत पेश आई थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जाके यूनाइटेड नेशन बनी है। तो एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन कब बनी? आफ्टर वर्ल्ड वार 2, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जाके यूनाइटेड नेशन बनी थी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया? वर्ल्ड वार 2 के दरमियान कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि यूनाइटेड नेशन जो से वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वार 2 में आ चुका था। स्टूडेंट्स, अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स में से भी लाजमी पेपर पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है जी सेक्रेटरीट, फोर्थ है जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड फिफ्थ है जी ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड लास्ट पे है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे भी बोला जाता है। अब देखिए, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये अपने पास पॉइंट याद रख लें, ठीक है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर पूछता है। तो सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। वो हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, ये नेदरलैंड और हैगे में है, ठीक है। ये एक ही है। समटाइम वो नेदरलैंड का ऑप्शन दे देता है और समटाइम वो हैगे का ऑप्शन दे देता है। तो लेकिन जो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का हेडक्वार्टर की तरह न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है वो नेदरलैंड हैगे में है, ठीक है। ये अपने माइंड में रख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जनरल असेंबली के हवाले से। देखिए, जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है मैंने पहले आपको बता दिया, वो न्यूयॉर्क में। उसके साथ साथ जनरल असेंबली को यूएन का लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि यूएन का लेजिस्लेटिव ऑर्गन किसे बोलते हैं, वो जनरल असेंबली को बोलते हैं। उसके बाद जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जनरल असेंबली ही यूनाइटेड नेशन का जो बजट है वो पास करती है, और जनरल असेंबली का जो सेशन होता है, जो मीटिंग होती है इनकी, वो हर साल जो उनसे एक मरतबा होती है, यानी कि एवरी ईयर वंस, साल में एक दफ़ा जो उनसे इनकी मीटिंग होती है। ये एमसीक्यूज वो पूछ लेता है कि मीटिंग कब होती है, तो साल में एक दफ़ा होती है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। टोटल मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के 15 है, 15 है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 15 में से 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट हैं। एग्जामिनर पूछ लेता होता है कि कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो 10 हैं, और परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं, वो 5 हैं। अगेन मेंशन करता चलूं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, 5, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, 10, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 50। अब देखिए, ये जो परमानेंट मेंबर्स है ना, ये कौन कौन से, हमेशा ये पूछा जाता है। तो परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट है जी, यूके यानी कि लंदन, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। ये 5 कंट्रीज को हम वीटो पावर कंट्रीज भी कहते हैं, और इन्हें परमानेंट मेंबर्स भी बोला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के। ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, और इनको वीटो पावर कंट्रीज भी बोला जाता है, इनके पास वीटो की पावर है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस ये होता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस को बरकरार रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्रेटरीट। इस हवाले से बस यही पूछ लिया जाता है कि इसे क्या बोला जाता है। समटाइम वो पूछ लेते हैं विच वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ, तो वो है जी सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट को क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन,
ये यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका काम बेसिकली है इकोनॉमिक एंड सोशल को प्रमोट करना। तो इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा, जब भी एमसीक्यूज आएगा तो इसका काम है इकोनॉमिक एंड सोशल के हवाले से प्रमोशन करना। नेक्स्ट है जी ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए स्टूडेंट्स, इस हवाले से जो एमसीक्यूज आता है पूछा ये जाता है कि विच वन इज इनएक्टिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का सबसे इनएक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो यूनाइटेड नेशन का जो इनएक्टिव ऑर्गन है वो है जी ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 1994 से इनएक्टिव है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मैं आपको अगेन बताता चलूं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल अब नहीं है, ये इनएक्टिव हो चुके हैं 1994 से। इसे इनएक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इसके साथ साथ पूछा ये जाता है कि इस काउंसिल के खत्म होने से पहले लास्ट टाइम किस कंट्री ने इसे ज्वाइन किया था? तो वो उसका नाम है जी पुलाव। पुलाव ने लास्ट टाइम इसे ज्वाइन किया था, ये खत्म होने से पहले। ये खत्म कब हुआ? 1994। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब स्टूडेंट्स देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आप एब्रीविएशन अपने माइंड में रखें। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो नेदरलैंड हैगुई में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो नेदरलैंड और हैगुई में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। उसके इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन भी बोला जाता है। ये क्या चीज़ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल ऑर्गन है, ठीक है। जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद देखिए टोटल जो जज है इसके अंदर बैठते हैं ना, जो होते हैं टोटल मेंबर्स, वो 15 है। फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एज ए जज ज्वाइन किया था वो थे सर जफरुल्लाह। सर जफरुल्लाह का नाम अपने माइंड में रख लीजिए। फर्स्ट पाकिस्तानी थे, फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एज ए जज ज्वाइन किया था। और यहाँ मैं आपको बताता चलूंगा जितने भी ये ऑर्गन्स है ना, ये सब के सब 1945 को बने हैं। यूनाइटेड नेशन भी 1945 को बने और ये सब के सब ऑर्गन्स भी 1945 को बने हैं। सब के सब ऑर्गन्स 1945 को बने। और यूनाइटेड नेशन, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। अब कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपने इंटरनेट से ढूंढ के कमेंट पे मुझे बताना है कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हैं या नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट आपने लास्ट नहीं करनी है। यूनाइटेड नेशन की कितनी लैंग्वेजेस हैं? 6 हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ढूंढ के मुझे कमेंट में ड्रॉप करेंगे कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक बंद था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने करवा दी है। अब इस टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज करने हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यूज करवाऊंगा कि जो इस टॉपिक में से बनते हैं, जो आएंगे। आपने इस टॉपिक के रिलेटेड जो मैं एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ, अब आपने एक एक एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए इस टॉपिक का फर्स्ट एमसीक्यूज है कि यूनाइटेड नेशन कब बना? When United Nation came into existence, तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था, अपने माइंड में रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन की वो समटाइम स्टेटमेंट चेंज कर देता है। वो आपसे ये पूछता है कि व्हेन यूएन डे सेलिब्रेटेड, यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन बना था, इस वजह से सेलिब्रेट भी उसी दिन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। अब कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आपने गूगल से जाके देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपकी असाइनमेंट है। और आपने कमेंट लाजमी किया करना है। उसकी रीज़न ये है कि गूगल पे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो रॉन्ग हैं। जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मे बी आपको रॉन्ग एमसीक्यूज मिला हो, मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर किधर है? वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यहाँ आपकी असाइनमेंट है कि यूएन स्टैंड्स फॉर, यूएन किसकी एब्रीवेशन है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। इस एमसीक्यूज की समटाइम स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। वो आपसे ये पूछ लेते हैं इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। इसका करेक्ट आंसर है 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था, ठीक है। और 30 सितंबर 1947 को ही पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं लेकिन आंसर इनका सेम है। नेक्स्ट वो आपसे पूछे कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन का जो डे है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कितनी कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया था उस वक्त? हाउ मेनी नेशन साइंड द यूएन चार्टर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है 51 नेशंस।
जब यूनाइटेड नेशन बनी थी ना, तो यूएन चार्टर को 51 कंट्रीज ने साइन किया था। अब इसकी स्टेटमेंट समटाइम वो चेंज कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की फाउंडिंग कितनी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज ने इसको बनाया है। फाउंडिंग कंट्रीज भी 51 है, ठीक है, और 51 ही मेंबर्स इसके स्टार्टिंग पे थे जब ये बनी थी। तो अपने माइंड में ये चीज़ें रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं 51 मेंबर्स हैं, 51 नेशंस बोला जाता है, ठीक है, और 51 नेशंस ने ही यूनाइटेड नेशन को साइन किया था स्टार्टिंग पे। अब इस क्वेश्चन के हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वीडियो देख के रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि यूएन चार्टर कब साइन किया गया, तो वो 1945 को यूएन चार्टर साइन किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि यूएन फ्लैग का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो क्या है, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लू एंड वाइट है इसके फ्लैग में। आपने इसका फ्लैग देख भी लेना गूगल पे जाके, इसके फ्लैग में जो कलर यूज हुआ है वो ब्लू एंड वाइट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि यूएन चार्टर कंसिस्ट ऑफ, कि यूएन चार्टर के कितने आर्टिकल्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 34 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो नेम है वो किसने सजेस्ट किया था। द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज सजेस्टेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है एफ.डी. रोजवेल्ट। इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो नेम है वो सजेस्ट किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि फाउंडिंग ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जब बनी थी तो इसके टोटल कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे, कितने ओरिजिनल मेंबर्स थे, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 51 स्टेट्स। जब यूनाइटेड नेशन बनी थी तो 51 कंट्रीज ने ही चार्टर साइन किया था और 51 कंट्रीज ही इसकी मेंबर थी। इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि नीचे जितनी भी लैंग्वेजेस दी गई हैं इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशन की नहीं है। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिएगा, यहाँ नोट का वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, तो रशियन जो लैंग्वेज है ना ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इस टाइप का एमसीक्यूज को आप तब आंसर कर पाएंगे जब आपको पता हो कि यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो गूगल पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। देखिए इस क्वेश्चन का वो दो तरह से दे सकते हैं। समटाइम वो पूछ लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कि कौन सी नहीं है। समटाइम वो पूछ लेते हैं कौन सी है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया था तो किस कंट्री ने इसको अपोज किया था, मुखालफत की थी। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान इन यूएनओ, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी यूएनओ में। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम यूएनओ में किसने रिकॉग्नाइज किया था, किसने एक्सेप्ट किया था, तो ईरान ने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था यूएनओ में। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं हु वाज फर्स्ट पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ, कि फर्स्ट पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूएनओ के वो कौन रहे हैं, तो उनका नेम करेक्ट है जी पत्रिस बुखारी, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, तो यूनाइटेड नेशन के जो हैं 6 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये आपकी असाइनमेंट है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ढूंढ के कि टोटल कितने ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो नेम रखा गया था वो किसकी सजेशन पे रखा गया था। यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड एट द सजेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है रोजवेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ, कि यूएनओ के जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, यानी कि जिस ऑर्गन को लेजिस्लेटिव ऑर्गन बोला जाता है उसका क्या नेम है, वो कौन सा ऑर्गन है जिसको लेजिस्लेटिव ऑर्गन बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को जोन से यूनाइटेड नेशन का लेजिस्लेटिव ऑर्गन बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा ऑर्गन है जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोला जाता है। विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल असेंबली बनी कब, तो वो 1945 को बनी थी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ हिंट दे दूं, यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी 1945 को बने थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली, कि इस वक्त जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, तो वो हैं जी 193 कंट्रीज। अब इसकी वो स्टेटमेंट समटाइम चेंज कर देते हैं कि जनरल असेंबली को कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उस अगर ये क्वेश्चन पूछते तो इसका भी आंसर है 193 कंट्रीज। यहाँ मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, आपने गूगल पे जाके ये देखना है इस वक्त वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्रीज हैं और मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, लाजमी बताइएगा। और यहाँ मैं आपको एक हिंट देते चलूँ कि जो यूएन बजट है वो भी जनरल असेंबली पास करती है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा।
नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल असेंबली का जो सेशन होता है वो साल में एक दफ़ा होता है, 2 साल में एक दफ़ा होता है, या कब होता है? तो जनरल असेंबली का जो सेशन होता है ना, वो वंस इन एवरी ईयर होता है, कि हर साल में एक दफ़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जनरल असेंबली का जो सेशन होता है ना, जनरल असेंबली जो मिलती है, बैठती है, डिस्कशन करती है, वो साल में एक दफ़ा जो से इसका सेशन होता है, हर साल एक दफ़ा। ठीक है, ये मैंने डेट भी मेंशन कर दी कब होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू से पूछा जा रहा है हु पास द यूएन बजट, कि यूएन बजट कौन पास करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूएन बजट पास करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि व्हेन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म्ड, सिक्योरिटी काउंसिल बनी कब और इसका हेडक्वार्टर किधर है? तो देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल जोन से 1945 को बनी और इसका हेडक्वार्टर जोन से न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि टोटल मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इंपॉर्टेंट वन है। तो देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? तो वो 10 हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यहाँ उनकी मैंने लिख दिया कि कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये सभी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछे हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। लास्ट एमसीक्यूज में उसने आपसे पूछा था हाउ मेनी नॉन परमानेंट। इस एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो 5 हैं। इन्हीं कंट्रीज को वीटो पावर कंट्रीज भी कहा जाता है। वीटो पावर कंट्रीज कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? ये गूगल पे जाके आपकी असाइनमेंट है, आपने देख के इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है। गूगल पे एमसीक्यूज रॉन्ग भी होते हैं, इसका अगर आप कमेंट करेंगे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप रॉन्ग एमसीक्यूज मिला मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो 5 जो उनसे परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ये इसका बेसिक बुनियादी काम है सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके साथ साथ आपने जनरल असेंबली का क्या मेन पर्पस है वो लाजमी देख लेना गूगल से, और मुझे बताना भी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द वीटो पावर कंट्रीज। कि वीटो पावर कंट्रीज का क्या नेम है, या परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज कितनी है और उनका क्या नेम है? तो वो है जी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 कंट्रीज को वीटो पावर कंट्रीज भी कहा जाता है और इनको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर कंट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछा है व्हेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर्म्ड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको आईसीजे भी बोला जाता है, वो कब बनी थी? तो वो जो उनसे 1945 को बनी थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज होता है वो कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? तो वो 9 साल के लिए बनता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 9 ईयर, 9 साल उसकी टर्म है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा ऑर्गन है जिसको जुडिशियल ऑर्गन बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस ऑर्गन को जुडिशियल ऑर्गन बोला जाता है। नेक्स्ट वो आपसे पूछा है व्हेन ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर्म्ड एंड वेयर हेडक्वार्टर। तो ये भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। ये 1945 में बना था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछे व्हाट इज इनएक्टिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस 1994। ये 1994 से वो यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन है जो इनएक्टिव है, खत्म हो चुका है? तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। यहाँ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल कब खत्म हुआ, इनएक्टिव कब से है? 1994 से। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछे व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल, कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है टू ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। नेक्स्ट वो आपसे पूछा है व्हेन डिड ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन, कि इसने अपना काम करना कब छोड़ा? तो 1994 में इसने काम करना छोड़ दिया था इस ऑर्गन ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के खत्म होने से पहले लास्ट टाइम किस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था? तो उसका नेम है पलाओ। ठीक है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वन है। विच वाज द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी टू गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है पलाओ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी व्हेन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर्म्ड एंड वेयर हेडक्वार्टर, कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कब बनी और इसका हेडक्वार्टर किधर है? तो ये 1945 को बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछे व्हाट टाइप ऑफ इशू डज इकोसो। अब ये देखिए जो एब्रीविएशन है ना, ये याद रख लीजिएगा। इसका मतलब है जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। व्हाट टाइप ऑफ इशू डज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एड्रेस,
कि मतलब कि कौन से इश्यूज को ये एड्रेस करती है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसका मेन पर्पस है टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर एंड हेल्थ इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या मतलब है, क्या काम है, टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड हेल्थ इश्यूज, ये काम है इसका। नेक्स्ट है जी वेयर सेक्रेटरीट फॉर्म एंड वेयर द हेडक्वार्टर। ये यूनाइटेड नेशन का ये जो सेक्रेटरीट ऑर्गन है ये कब बना और हेडक्वार्टर किधर है, तो 1945 को बना था ये, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछे व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ, नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा है कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है वो कौन सा है, तो वो सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट को यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन भी बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपसे पूछा है व्हेन यूनाइटेड नेशन फाउंडेड। तो यूनाइटेड नेशन जो उनसे वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी। मैं अगेन बता दूं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वार 2 के बाद जाके बनी थी, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपसे पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट कब आया, तो वो वर्ल्ड वार 2 के दरमियान में ही आ गया था, लेकिन ये बनी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद जाके। मैं अगेन बता दूं व्हेन यूनाइटेड नेशन फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद जाके यूनाइटेड नेशन बनी है। लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट का पूछा जाएगा तो इसका कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वार 2 के दरमियान में ही आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हेन यूनाइटेड नेशन चार्टर साइंड आउट, कि यूनाइटेड नेशन चार्टर कब साइन किया गया, तो वो 26 जून 1945 को साइन किया गया था, 26 जून 1945। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से वो कौन से जज हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रहे हैं, तो उनका नेम है सर जफरुल्लाह। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो पाकिस्तान में से थे। पाकिस्तान में से जो फर्स्ट जज गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो सर जफरुल्लाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हु वाज फर्स्ट फीमेल जज टू सर्व ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो फर्स्ट फीमेल जज रही हैं उनका क्या नेम था, तो इसका करेक्ट आंसर जो उनसे या कुछ और होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट है जी हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम पाकिस्तान, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स इस टॉपिक के हवाले से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए हैं, तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे कर लेना है। बाकी इस सवाल से कुछ एडिशनल एमसीक्यूज मैं शेयर करूंगा, तो वो मिलेंगे कहाँ से आपको, आपने सिंपली हमारा जो फेसबुक पेज है ब्रिसेस लॉ अकेडमी, इसको फॉलो करके रखना है, ताकि मैं जैसे ही एडिशनल एमसीक्यूज पोस्ट करूं तो वो आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स हमारे फेसबुक पेज पे आपको लेट के हवाले से मटेरियल भी मिलता है, जिनका फेसबुक पेज नहीं है वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट लेट प्रिपरेशन का, इसको फॉलो कर लीजिएगा। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखिए मैंने लेट के हवाले से रिसेंटली एमसीक्यूज पोस्ट किए हैं, ठीक है, और रोल ओवर शिप्स के हवाले से अपडेट भी की है। तो यहाँ आपको कंप्लीट चीज़ें मिलती हैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे और इस फेसबुक पेज पे, तो लाजमी आपने जो उनसे फॉलो करना है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेंसीज के हवाले से। मोस्टली एग्जामिनर जो उनसे है किसी न किसी कंट्री की करेंसी पूछ रहा होता है, और मोस्टली इस टॉपिक में से कोई ना कोई एमसीक्यूज आ रहा होता है, तो आपने जो उनसे इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक में एग्जामिनर पूछता ही है कि इस कंट्री की क्या करेंसी है, इस कंट्री की क्या करेंसी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसीज के बारे में प्रीवियसली पूछा जा चुका है या पूछा जाएगा आगे, वो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नोट कर दिया। आपने जस्ट इन्हीं कंट्रीज की करेंसीज को प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जिन कंट्रीज की करेंसी सेम बनती है ना, मैंने सेम बना के एक लिस्ट बना दी ताकि आप लोग जब याद करें तो आपको ईजिली याद हो जाए। तो आपने सेम जो उनसे स्केच बना लेना अपने पास जैसे मैंने बनाया है। स्टूडेंट्स, ईरान, सऊदी या कतर की करेंसी जो उनसे सेम है, रियाल है, ठीक है। इसको अगर ईरान की वो पूछ रहा है तो हम इसको ईरानी रियाल बोल सकते हैं, अगर वो सऊदीया की पूछ रहा है तो हम इसको सऊदी रियाल बोल सकते हैं, अगर वो कतर की पूछ रहा है तो हम इसको कतरी रियाल बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो उनसे ऐसी करेंसी जो उनसे सेम है, ईरान, सऊदी और कतर की रियाल है। उसके बाद नेक्स्ट है जी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, पुर्तगाल, नेदरलैंड, वेटिकन सिटी और फिनलैंड, इन सब की करेंसी जो सी है यूरो है, ठीक है। आपने अपने पास लिस्ट बना लेनी है। नेक्स्ट है जी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और एल सल्वाडोर, इन सभी कंट्रीज की जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है। अमेरिका को यूएस भी बोलते हैं, अगर वो आपसे पूछते हैं यूएस की करेंसी क्या है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका, ठीक है, इसकी करेंसी को जो डॉलर बनती है, लेकिन हम डॉलर को, अमेरिका की जो करेंसी है ना, समटाइम वो डॉलर की बजाय ऑप्शन देते हैं यूएसडी। तो अमेरिका के केस में अगर ऑप्शन डॉलर नहीं है तो यूएसडी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूएसडी भी बोलते हैं, अमेरिका के केस में बता रहा हूँ, बाकी के केसेस में डॉलर ही बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब की करेंसी जो उनसे रुपी है,
अगर वो इंडिया की बात करेगा तो इंडियन रुपी, अगर वो श्रीलंका की बात करेगा श्रीलंकन रुपी, नेपाल की बात करेगा नेपालियन रुपी, पाकिस्तान की बात करेगा पाकिस्तानी रुपी। उसके बाद नेक्स्ट है जी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है, अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानी है, इराक की करेंसी दिनार है, चाइना की करेंसी रेनमिनपी है, रशिया की करेंसी रबल है, जापान की करेंसी येन है और इसराइल की करेंसी शेल है। ठीक है, तो ये करेंसीज है। स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पे मैंने जिस तरह की लिस्ट बनाई हुई है अपने पास वो लिस्ट बना लें, क्योंकि ये सभी कंट्रीज इंपॉर्टेंट बनना है। और आपको जो से अगर आप ईरान की सेपरेट याद करेंगे वैसे नहीं होगी, जब आपके पास लिस्ट बनी होगी इन सभी कंट्रीज की करेंसी सेम है, इन सभी कंट्रीज की करेंसी सेम है, तो इस तरह आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने अर्जेंटीना, हांगकॉन्ग, उसके बाद स्विट्जरलैंड, यहाँ यूक्रेन और स्विट्जरलैंड, अगेन बता दूं, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, हांगकॉन्ग, अर्जेंटीना, आपने इन चारों कंट्रीज की जो करेंसी है वो गूगल से सर्च करनी है। सर्च करने के बाद कमेंट में मुझे बताना है कि इनकी करेंसी क्या है। मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा कि आपने जो बताया वो गलत है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली गूगल पे गलत चीज़ें भी पड़ी हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल्स के हवाले से। ये टॉपिक में एग्जामिनर क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल पूछता है कि बांग्लादेश का क्या कैपिटल है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल पूछता है। और ये भी जो उनसे मोस्टली एमसीक्यूज आया होता है इस टॉपिक में से। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनमें से एमसीक्यूज आ चुकी हैं और एमसीक्यूज आएंगे, वो मैंने कंट्रीज मेंशन कर दी। आपने जस्ट इन कंट्रीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनकी कैपिटल्स देख लेना है। इनके आंसर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। फर्स्ट पे जी इराक, तुर्की, कनाडा, यूएई यानी कि दुबई, मलेशिया, अर्जेंटीना, चाइना, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, स्पेन, रशिया, इराक, नॉर्वे, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कतर, डेनमार्क, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंग्लैंड जिसे लंदन भी बोलते हैं, सऊदीया, श्रीलंका, अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जितनी कंट्रीज यहाँ मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी हैं और आपको बता दी हैं, सभी इंपॉर्टेंट बनना है। आपने इन कंट्रीज के कैपिटल्स को देखना है। इनके आंसर्स आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एक असाइनमेंट है, आपने कमेंट में बताना है कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है, कोरिया की करेंसी क्या है और हांगकॉन्ग की करेंसी क्या है। ये आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। चलें स्टूडेंट्स, इनके आंसर के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलो। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, इराक का कैपिटल क्या है? तो इराक का कैपिटल है बगदाद। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस एयर्स। स्पेन का कैपिटल है माद्रिद। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। तुर्की का कैपिटल है अंकारा। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। ईरान का कैपिटल है तेहरान। सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद भी बोलते हैं। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। फलस्तीन का कैपिटल है रमाला। इसराइल का कैपिटल है जेरूशलम। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। कतर का कैपिटल है दोहा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं। अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है कि श्रीलंका का कौन सा कैपिटल है, जनरली पूछता है, तो आपने कोलंबो चूज कर लेना है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है श्रीलंका का लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सा है, तो वो कोलंबो नहीं है, वो है जी सिरी। और ये स्क्रीन पे शो हो रहा है नेम आपका, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है इसको रीड कर लीजिएगा। श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं। हाँ, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने ऑस्ट्रिया, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आपने ऑस्ट्रिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, इन कंट्रीज की जो कैपिटल्स हैं वो फाइंड आउट करके गूगल से इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मैं चेक करूं कि आपका वो करेक्ट आंसर है कि नहीं है। तो असाइनमेंट को आपने लाजमी करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के हवाले से जो एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने आपको करवा दी हैं। अब आपका काम है कि इसको फिंगर टिप पे करना। इसके साथ साथ यहाँ आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आपने ऑस्ट्रिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और हांगकॉन्ग, इन कंट्रीज के कैपिटल्स का नेम ढूंढ के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इनका नेम क्या है, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, इन कंट्रीज को भी। इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में जो भी आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ ना, या जो भी एमसीक्यूज आपके साथ आगे शेयर करूंगा लेटेस्ट की तैयारी के हवाले से, वो कंप्लीट आपको जो हमारा फेसबुक पेज है यहाँ से भी मिल जाएंगे। यहाँ भी मैं एमसीक्यूज पोस्ट कर रहा हूँ।
तो लाजमी फॉलो कर ली मेरा फेसबुक पेज। उसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है लेट प्रिपरेशन का, इसको भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भी लेट टेस्ट के हवाले से मैं एमसीक्यूज पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको लेट टेस्ट की अपडेट्स भी मिलेंगी और आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एब्रीविएशंस के हवाले से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक है, इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आ रहा होता है। इस हवाले से एब्रीविएशंस के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिर्फ आपने उनको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। वो कौन सी है वो बाद में बताता हूँ, पहले आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में वो आपको एमसीक्यूज देगा। यूएन स्टैंड्स फॉर, या वो आपसे पूछेगा कि यूएन किसकी एब्रीविएशन है। तो यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। वो आपको एमसीक्यूज दे सकता है। फीफा स्टैंड्स फॉर, यानी कि फीफा का मीनिंग क्या है, ठीक है। और इस तरह सार्क और डिफरेंट एमसीक्यूज दे सकता है, ठीक है। अब आपको अंदाजा कैसे होगा, इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना। जो आपको एब्रीविएशंस में प्रोवाइड करूंगा, जो एमसीक्यूज में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जस्ट उसको 5 टाइम आपने समझ के रीड कर लेना है। रीड ऐसे करना है, लेट्स सपोज वहां एक एब्रीविएशन है यूएन स्टैंड्स यूएन यूनाइटेड नेशन। तो यू से यूनाइटेड, एन से नेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने लिंक करके, वर्ड्स को लिंक करके याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया यू से यूनाइटेड, एन से, तो आपने लिंक करके एब्रीविएशंस को प्रिपेयर करना है, क्रैम नहीं करना। जस्ट जो मैं आपको एब्रीविएशंस देने जा रहा हूँ और उनको रीड कर लीजिएगा 5 टाइम्स, आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट वन है। देखिए स्टूडेंट्स, एब्रीविएशन के टॉपिक में हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो किसकी एब्रीविएशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी मैं आपको एब्रीविएशंस करवाऊंगा ना, आपने उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपको वो क्वेश्चन पुट करेगा एग्जाम में, उसका जो करेक्ट आंसर होगा उससे मिलते जुलते ही ऑप्शंस देगा बाकी भी। तो आप करेक्ट आंसर पे तभी क्लिक कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तुक्के पे नहीं काम चलेगा। नेक्स्ट है जी यूएन स्टैंड्स फॉर। तो यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है जी ओआईसी स्टैंड्स फॉर। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है जी सार्क स्टैंड्स फॉर। तो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है जी फीफा स्टैंड्स फॉर। तो फीफा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसके साथ साथ वो समटाइम ऑप्शन दे देते हैं फेडरेशनल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो दोनों करेक्ट आंसर है, इसको अच्छे से ध्यान से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी आईसीसी स्टैंड्स फॉर। तो आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है जी आईएलओ स्टैंड्स फॉर। तो आईएलओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी आईएईए स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है जी एशियन स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। नेक्स्ट है जी रा स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट है जी आईसीजे स्टैंड्स फॉर। तो आईसीजे स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है जी यूएसए स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है जी जीडीपी स्टैंड्स फॉर। तो जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है जी एड्स स्टैंड्स फॉर। तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है जी ईयू स्टैंड्स फॉर। तो ईयू स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है जी सीईओ स्टैंड्स फॉर। तो सीईओ स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है जी फैग स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी डीएनए स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है जी आरएनए स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है जी यूनिसेको स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन और एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी सीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है जी पीडीएफ स्टैंड्स फॉर। तो पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है जी सीआईए स्टैंड्स फॉर। तो सीआईए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। नेक्स्ट है जी एफबीआई स्टैंड्स फॉर। तो एफबीआई स्टैंड्स फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है जी एफबीआर स्टैंड्स फॉर। तो एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है जी जीपीएस स्टैंड्स फॉर। तो जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जी रैम स्टैंड्स फॉर। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है जी WHO स्टैंड्स फॉर। तो WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी USB स्टैंड्स फॉर। तो USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस।
नेक्स्ट है जी LED स्टैंड्स फॉर, तो LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है जी लेजर स्टैंड फॉर, तो लेजर स्टैंड फॉर लाइट इम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation. Next है जी IELTS stands for, तो IELTS stand for International Language Testing System. Next है जी LLB stands for, तो ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप LLB करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी VPN stands for, तो Virtual Private Network. नेक्स्ट है जी SEO stands for, तो SEO stands for Search Engine Optimization. नेक्स्ट है जी SSD stands for, तो SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है जी HTTP स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जी URL स्टैंड फॉर, तो इस URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है जी LPG स्टैंड फॉर, तो LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है जी IMF स्टैंड फॉर, तो IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट पे आपकी असाइनमेंट है। BRIXT स्टैंड फॉर, आपने गूगल पे जाना है, ये ढूंढना है कि ये किसकी एब्रीवेशन है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये किसकी एब्रीवेशन है। तो ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी। नेक्स्ट है जी ISI स्टैंड फॉर, तो ISI स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि लेट की तैयारी के हवाले से बाकी लेक्चर्स भी आपको मिले तो हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही हम इस वीडियो सीरीज के बाकी लेक्चर्स अपलोड करें वो आपको मिल जाएं। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बाकी यहाँ देखें आपको लेट की इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट दी जाती है।